जय हिंद, वंदे मातरम। लाल लर्निंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम ईवीएस के कुछ प्रश्न हल करेंगे जो हमारी आगामी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण और सहायक साबित होंगे। तो देरी न करते हुए अपनी क्लास को आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है, यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? पृथ्वी कई परतों में सामान्यतः बटी है। तो जो पृथ्वी की यहाँ पेड़ पौधे आवास है मनुष्य का, ये संजीव मंडल है। तो ये जो ऊपरी परत है ये क्या कहलाती है? क्या मेंटल है, क्या क्रस्ट है, क्या कोर है, क्या सेल है? अगर हम ऊपरी परत की बात करेंगे तो ये होगी क्रस्ट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला प्रश्न, पर्यावरण किस भाषा से लिया गया है? पर्यावरण पर्यावरण शब्द किस, यदि इसकी संधि विच्छेद की बात करें, परिधर आवरण, आवरण बराबर पर्यावरण, मतलब चारों ओर से घेरे हुए। प्रश्न नंबर 3, जलवायु किसे कहते हैं? क्या दैनिक मौसम को जलवायु कहते हैं? वर्ष भर का औसत मौसम, एक दिन का तापमान, वर्षा की मात्रा, पूरे किसी भी स्थान के पूरे वर्ष की मौसम के अनुपात को जलवायु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, बी फॉर बॉल। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। भारत में अधिकतम वर्षा कहां पर, सबसे ज्यादा वर्षा कहां पर होती है? सबसे ज्यादा ही कह रहा, सबसे ज्यादा कहां पर होती है? ये भी चेरापूंजी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, चेरापूंजी सबसे ज्यादा वर्षा। अगला प्रश्न, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? साइलेंट वैली बहुत ही प्रसिद्ध है और कई बार यूपीटेट और सीटेट की परीक्षा में पूछा गया है। साइलेंट वैली की अगर बात की जाए तो केरला। ऑप्शन नंबर ए फॉर आसाम, केरल। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पौधे वायुमंडल से कौन सी गैस लेते हैं? पौधे, ये पौधे हैं, ये कौन सी गैस लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करेंगे और ऑक्सीजन को छोड़ेंगे। मनुष्य ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। मनुष्य का बिल्कुल उलट, पौधों की जो श्वसन क्रिया है मनुष्य से बिल्कुल उलट है। अगला प्रश्न देखते हैं। ओजोन परत का कार्य क्या है? ओजोन परत, क्या वर्षा कराना इसका कार्य है? क्या पराबैंगनी किरणों से रक्षा करना, तापमान बढ़ाना, ऑक्सीजन बढ़ाना? भाई साहब, पर्यावरण के क्षेत्र में ओजोन परत का जो कार्य है वो पराबैंगनी किरणों से रक्षा करना है। सूर्य की ओर से आने वाली पराबैंगनी किरणों को वायुमंडल में प्रवेश करने से रोकती हैं, उनसे हमारी रक्षा करती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, वन महोत्सव किस माह में मनाया जाता है? वन महोत्सव, वन महोत्सव, महाधन उत्सव, साथ में उत्सव बराबर महोत्सव, किस महीने में मनाया जाता है? याद रखिएगा, ये जुलाई महीने में मनाया जाता है, वर्षा ऋतु में। अगला प्रश्न है, बाघ संरक्षण परियोजना कब आरंभ हुई? बाघ संरक्षण, बाघों का संरक्षण, बाघ संरक्षण से तात्पर्य हमारा बाघों का संरक्षण, उनकी देखभाल, उनके शिकार पर रोक, उनकी रक्षा करना, ये जो परियोजना है कब लागू की गई? उत्तर होगा 1973। ऑप्शन नंबर ए 1973 राइट आंसर आपका होगा। कौन सा ईंधन स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? कौन सा ईंधन की बात हो रही है? क्या वो कोयला है, क्या पेट्रोल है, क्या सौर ऊर्जा है, क्या डीजल है? अगर कोयला की बात करें कार्बन छोड़ता है, पेट्रोल जल के धुआं भी छोड़ता है, सौर ऊर्जा आपका राइट आंसर होगा। डीजल भी प्रदूषण फैलाता है। हालांकि बहुत से काम डीजल इंजनों से ले जाते हैं, डीजल को
एक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जो हमारा ये सौर ऊर्जा है ये सबसे स्वच्छ ईंधन है, उस कैटेगरी में आता है, सबसे सुथरा ईंधन है। अगला प्रश्न, चिपको आंदोलन का आरंभ कहाँ हुआ? चिपको आंदोलन ये संबंधित किस, अगर प्रश्न पूछे ये चिपको आंदोलन संबंधित किससे है तो वनों की रक्षा से, वनों की रक्षा, वनों की रक्षा से संबंधित है। और ये आरंभ कहाँ से हुआ? ये आरंभ कहाँ से हुआ तो इसका उत्तर होगा उत्तराखंड। अगला प्रश्न, पवन ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? पवन ऊर्जा, अब अगर पवन को आप समझ लें तो यहीं से आपको उत्तर मिल जाता है। पवन मतलब हवा, वायु, वायु से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। क्या जल से प्राप्त होती है, क्या कोयले से, क्या गैस से, क्या वायु से? ऑप्शन नंबर ये, ऑप्शन नंबर बी वायु से। वायु से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गंगा नदी उद्गम मतलब कहाँ से प्रारंभ होती है, उसका जो मुख्य पॉइंट है जहां से वो निकलती है, निकलने का स्थान, उद्गम निकलने का स्थान, निकलने का स्थान जहां से शुरुआत होती है, निकलने का स्थान। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? क्या हरिद्वार से? बिल्कुल हरिद्वार से निकलती है, लेकिन स्थान नहीं है। क्या प्रयागराज से? प्रयागराज में संगम होता है, ये निकलने का स्थान नहीं है। वाराणसी में? नहीं भाई, यहां से होते हुए बहती गंगोत्री। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, गंगोत्री से गंगा नदी का उद्गम स्थल है। मृदा अपरदन रोकने के लिए क्या किया जाता है? मृदा, भूमि का कटाव या बहाव रोकने के लिए क्या किया जाता है? क्या वर्षा बढ़ाई जाती है, कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है, सिंचाई की जाती है या वृक्षारोपण किया जाता है? यदि मृदा अपरदन की बात आए तो वहां पे एक ही कारगर उपाय है वृक्षारोपण। बहुतायत मात्रा में वृक्षों को रोपित किया जाए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, वृक्षारोपण करके हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं, वर्षा को आकर्षित कर सकते हैं और पर्यावरण को संतुलित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, जैव विविधता का अर्थ क्या है? जैव विविधता की बात आई है, एक प्रकार के पौधे होने चाहिए, जीवों की विविधता होनी चाहिए, पेड़ की ऊंचाई होनी चाहिए, मिट्टी की गुणवत्ता होनी चाहिए। यदि जैव विविधता की बात की जाए तो अनेक जीवों, पर्यावरण में पाए जाने वाले प्रत्येक पदार्थ, प्रकृति, जंतु की विविधता जैव विविधता कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी जीवों की विविधता। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं, पृथ्वी पर जल का कितना प्रतिशत भाग है? पृथ्वी पर जल की उपलब्धता के बारे में प्रश्न पूछ रहा है। मैंने आपको बताया था लगभग 71% ये जल की उपलब्धता है। ये भी गलत है आपका, ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये 71 नंबर, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, 71%। अगला प्रश्न, किस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है? वह कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस गैस कहलाती है? चलिए, क्या ऑक्सीजन है, क्या कार्बन डाइऑक्साइड है, हीलियम है या नाइट्रोजन है? यदि बात की जाए ग्रीन हाउस गैसों की कि किस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा आपका, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस कहा जाता है, ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। अगला प्रश्न, सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन बनाता है? सबसे अधिक ऑक्सीजन का उत्पादन कहां पर होता है, कैसे होता है? क्या नदियां करती हैं, क्या पहाड़ करते हैं, क्या जंगल, समुद्री पौधे करते हैं, क्या जंगल करते हैं? सबसे अधिक ऑप्शन नंबर बी समुद्री पौधे। समुद्री पौधे बहुतायत मात्रा में ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं, क्योंकि लगभग 71% भाग पे जो है जल मंडल है, वहां पर पौधे हैं, तो सामान्य बात है कि वहां पर ऑक्सीजन की प्राप्ति, उपलब्धता या निर्माण ज्यादा होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा आपका। अगला प्रश्न, मनुष्य को ऊर्जा कहां से मिलती है? मानव को ऊर्जा कहां से मिलती है? काम करने, पढ़ने की, भागने की, खेलने की, ये ऊर्जाएं आपको या मनुष्य को कहां से प्राप्त होती हैं? क्या जल से प्राप्त होती हैं, क्या भोजन से, क्या वायु से, क्या प्रकाश से? भाई साहब ऑप्शन नंबर बी
बिल्कुल सही जवाब। भोजन, यदि आदमी को भोजन न दिया जाए समय पे तो कमजोर हो जाएगा, शिथिल हो जाएगा, वो कार्य करने में बाधित हो जाएगा, ऊर्जा की कमी होगी, उसके अंदर ताकत ही नहीं बचेगी। तो मनुष्य को ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न, किसे जल संकट कहा जाता है? अब प्रश्न है जल जल संकट को परिभाषित कीजिए। तो उत्तर होना चाहिए क्या आपका? जल की कमी। जल का अधिक होना, जल संकट हो ही नहीं सकता। बाढ़ आना नहीं, तापमान बढ़ना नहीं, जल की कमी को जल संकट। संकट मतलब कमी होना या नष्ट हो जाना। अगला प्रश्न, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस क्या 1 जनवरी को? भैया नहीं, यहाँ न्यू ईयर मनाया जाता है। 15 अगस्त नहीं भैया, ये स्वतंत्रता दिवस है। स्वतंत्रता दिवस है ये हमारा। क्या 5 जून? ये पर्यावरण दिवस है भाई। अब ऑप्शन आपका बचा एक, 22 अप्रैल, बिल्कुल सही जवाब। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रदूषण की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी विडंबना समस्या क्या पर्वतारोहण है? नहीं भाई। क्या कचरा प्रबंधन है? नहीं भाई। पेड़ अधिक लगाना? ये भी नहीं। औद्योगिकरण, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, औद्योगिकीकरण। क्योंकि कल कारखाने लगते हैं, वहां से विभिन्न विषाक्त पदार्थ निकलते हैं जो पानी में घुलते हैं, जल प्रदूषण होता है, कचरा निकलता है, मृदा प्रदूषण होता है, वहां से अनेक खतरनाक विषैली गैसें निकलती हैं, उससे वायु प्रदूषण होता है। तो पर्यावरण की सबसे बड़ी समस्या क्या है? औद्योगिकीकरण। यह वरदान है और अभिशाप दोनों है। यदि औद्योगिकीकरण नहीं होगा तो मानव को अनेक संसाधन इतनी सहजता से उपलब्ध नहीं होंगे। औद्योगिकीकरण करोगे तो भैया वहां से अनेक खतरनाक रसायन निकलेंगे जो पर्यावरण के लिए एक समस्या पैदा करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका होगा, औद्योगिकीकरण। अगला प्रश्न, जल संरक्षण का प्रमुख तरीका क्या है? प्रमुख तरीका जल संरक्षण, जल को बचाने का, संरक्षित करने का प्रमुख तरीका क्या है? क्या तालाब सुखाना है? बर्फ का पिघलाना है? बांध बनाना है? जल संरक्षण का प्रमुख तरीका क्या है? भाई तालाब सुखाओगे तो पानी नष्ट हो जाएगा, बर्फ पिघलाओगे, कितनी बर्फ पिघला लोगे आप? बांध बनाना है। लेकिन जो सबसे प्रमुख तरीका है, वर्षा जल का संचयन है। ऑप्शन नंबर ए। वर्षा जल को विभिन्न तरीकों से, विभिन्न उपायों से, कई प्रकार के संचय तालाब, भूमिगत तालाब बनाकर जल को संचयित किया जाए, संरक्षित किया जाए, बाद में उसका रिप्रयोग किया जाए, दोबारा पुनः प्रयोग। जैसे खेतों की सिंचाई में, जानवरों को पिलाने में, नहलाने में, कपड़े धोने में, घर को बनाने में, फसलों को सींचने में, इस प्रकार उसका उपयोग किया जाए। तो वर्षा जल का संचयन बहुत जरूरी है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर जीवन संभव है क्योंकि? यहां पर क्यों भी कर सकते हैं, पृथ्वी पर जीवन संभव है क्यों? क्यों? केवल जल है? नहीं भैया, केवल जल में जीवन संभव ही नहीं है। आग और धूल है? नहीं। सूरज और चांद है? नहीं। क्योंकि मानव को जीवित रहने के लिए जल और वायु की उपलब्धता, उस समय में तापमान भी भैया मानव अनुकूलित हो तो बहुत अच्छी बात है। तो ऑप्शन नंबर है, इन सारे ऑप्शनों में सबसे अच्छा ऑप्शन है जल और वायु। पृथ्वी पर मानव जीवन इसलिए संभव है जहां जल और वायु की उपलब्धता अच्छी है, इसलिए संभव है। अगला प्रश्न, किसे प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है? प्राकृतिक संसाधन, क्या कपड़े और जूते को? नहीं, ये मानव निर्मित है। ये मानव निर्मित है, मानव निर्मित है, ये प्राकृतिक नहीं है, ये मानव निर्मित है। मोबाइल और कूलर को? ये भी मानव निर्मित है। टीवी और कार को? ये भी मानव निर्मित है। जल, वायु और मिट्टी को? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा आपका। जल, वायु और मिट्टी ये प्राकृतिक संसाधन है आपके।
ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा आपका। अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आपका, बिल्कुल साज, बिल्कुल अच्छा। अगला प्रश्न देखते हैं, किसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? नवीकरणीय, जो उपयोग में नहीं आते, जो मनुष्य बनाता है, जो खत्म हो जाते हैं। भैया ये तीनों गलत हैं आपके। जो बार बार बन सकते हैं वो नवीकरणीय है। नवीकरणीय जो बार बार और आसानी से बन जाते हैं, उपलब्ध हो जाते हैं, वो नवीकरणीय संसाधन है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस प्रक्रिया से पौधे जल खोते हैं? जल खोते हैं। क्या अंकुरण से? भैया अंकुरण है किसी भी बीज के पनपने या उगने की प्रक्रिया। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश में पौधे अपनी पत्तियों के माध्यम से अपने भोजन का निर्माण करते हैं, यह प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। पाचन, यदि कोई मनुष्य या पौधा जो भी भोजन करता है उसके पचाने की क्रिया को पाचन कहा जाता है। अब ऑप्शन नंबर बी बचा, वाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, क्योंकि वो वाष्पोत्सर्जन में जो जल है वो सूर्य की गर्मी से जल वाष्प बनकर उड़ जाता है। यही वो क्रिया है जिससे पौधे जल खोते हैं। अगला प्रश्न, वनों की कटाई से क्या प्रभावित होता है? वर्तमान में मानव के आवास, कृषि, भोजन आदि की समस्या को हल करने के लिए वनों का तेजी से काटा जा रहा है, वनों की कटाई की जा रही है। उससे प्रभावित क्या हो रहा है? वर्षा प्रभावित हो रही है। हाँ भाई, वर्षा प्रभावित हो रही है क्योंकि वन कम होंगे, तापमान में चढ़ाव उतार होगा, अनुकूलित तापमान नहीं रहेगा, वर्षा कम होगी। मिट्टी, वनों की कटाई होने से मिट्टी मृदा अपरदन का खतरा बढ़ जाता है। जलवायु, भैया जलवायु असंतुलित हो जाएगी, संतुलित हो जाएगी, असंतुलित हो जाएगी, असंतुलित हो जाएगी, हो जाएगी। अब आता सभी, जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। वनों की कटाई से वर्षा, जलवायु और मिट्टी ये सभी प्रभावित होंगे। अगला प्रश्न, पर्यावरण संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? पर्यावरण को क्यों संरक्षित किया जाए, उसका उद्देश्य क्या है, जरूरी क्यों है? भाई ना करें क्या नुकसान है? तो ये प्रश्न कर रहा है, पर्यावरण को संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या पेड़ों को काटना है? भैया पेड़ को काटेंगे तो पर्यावरण बचेगा कैसे? प्रदूषण को बढ़ाना है, अगर प्रदूषण बढ़ाओगे तो मामला खराब हो जाएगा। प्राकृतिक संतुलन बनाए रखना, बहुत सही, बहुत ही अच्छा प्रश्न। प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पर्यावरण को संतुलित रखना या संरक्षित रखना बहुत ही जरूरी है, विकास बढ़ाना गलत। तो आज की क्लास हमारी यही खत्म होती है। आपसे निवेदन है कि लाल लर्निंग अकेडमी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।